जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा जी टेक क्लासेस में। तो आज हम लोग जीएस का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जीएस में हम लोग सबसे पहले इतिहास पढ़ेंगे। देखिए, विषय सूची देख लीजिए। देखिए, ये जो वीडियो होने वाला है यूपी पीईटी परीक्षा को के दृष्टिकोण में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। जो अब जो भी लोग पीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और पीईटी के अलावा आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए, ताकि हम यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि इंडेक्स विषय सूची में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। इतिहास पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, भूगोल पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, विविध मिसलेनियस पढ़ेंगे, खेल पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे और कंप्यूटर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखिए, जीएस में जीएस में ये सारा पोर्शन आता है। इन सब चीज़ों को हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे और एकदम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे। हमको इधर उधर की बातें नहीं करनी है, बस केवल हमको क्या करना है, एक मन एकाग्रचित करके पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, देखिए इतिहास, सब हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये पहला नंबर है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी जिसके कारण इनको इतिहास का पिता कहा गया है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। देखिए, ये टू द पॉइंट है, आप इधर उधर की बातें इसमें नहीं मिलेगा। जो भी आपके मतलब सिलेबस से जो प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न इससे काफ़ी अच्छा बनेंगे। बस वही चीज़ पढ़ेंगे जो प्रश्नों में पूछा जाएगा। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिससे मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये उस काल को कहते हैं जिससे में कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं है। ठीक है, पहला भाग क्या है? पूरा पाषाण काल, यानी अज्ञात काल से 10,000 ईसा पूर्व तक। दूसरा मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। तीसरा नव पाषाण काल, यानी कि 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक के काल को नव पाषाण काल कहा जाता है। तो देखिए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है, इसको समय याद कर लीजिए। पहला क्या है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसका आप समय लिख लीजिए, कभी कभी डायरेक्ट समय भी पूछ लेता है परीक्षाओं में। ठीक है, देखिए, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कब हो गया था? पूरा पाषाण काल में हो गया था। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। प्रश्न पूछेगा कि पहिए का आविष्कार हुआ था पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये तीनों ऑप्शन दे देगा। उसमें से आपको क्या करना है? नव पाषाण काल आपको चूज। अगला क्या है कि मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति कब नव पाषाण काल में सीखी? मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। मनुष्य ने किसको अपना पालतू पशु बनाया? कुत्ते को सबसे पहले। देखिए, ये प्रश्न काफ़ी अक्सर पूछा जाता है। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। ठीक है, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथे गुम्फा अभिलेख से मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? जौ, यानी यौ थी। ठीक है, जिन सिक्कों पर लेख नहीं हैं उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। तो पूछ देगा आहत सिक्के हैं क्या? जिन पर कोई चिन्ह नहीं बने हैं, कोई लेख नहीं है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? आहत सिक्के कहते हैं। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था। अब वेदों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक, प्रमुख वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? वेद हैं। का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है और सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या 4 है। पहला ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज को, काफ़ी सही रहेगा। ठीक है, ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र मिलता है। कोई ये ऑप्शन में आ जाता है कि ऋग्वेद में कितने नदियों का उल्लेख मिलता है, तो 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। किस मंडल में मिलता है? 3रे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है तथा यह सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में है। यह किसके लिए है? सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध के राजा सुदास की जीत हुई। यह युद्ध परुष्णी नदी के किनारे, यानी वर्तमान में अभी कौन सी है? रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। यजुर्वेद यह वेद गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं, पहला कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, जिसमें मात्र 78 ही नई हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। अथर्ववेद यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इसे वेद में जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, चिकित्सा, विवाह, प्रेम का उल्लेख मिलता है इस वेद में। अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। पिप्लाद, शौनक, ये 2 शाखाएं अधिक प्रचलित हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें यह बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। वेदांग की कुल संख्या कितनी है? 6 है। ये भी पूछ देता है कि वेदांग की कुल संख्या कितनी है, तो 6 है। पहला शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद। ठीक है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 पुराण है। पुराणों के रचयिता लोहमर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। वर्तमान में जो भी पुराण है वो किसके काल के हैं? गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन से है। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इन्हें विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जितने भी ये बातें हैं ना, ये सब के सब अपने आप में एक प्रश्न है, तो इसलिए आप लोग इसको क्या करिए, ध्यान से सुनते रहिए और अपनी जानकारी को बढ़ाते रहिए। नहीं हो तो इसको कहीं नोट भी करते रहिए। यदि आप अपने हिसाब से नोट्स बनाएंगे तो आपको पढ़ने में, रिवीजन करने में काफ़ी अच्छा होगा। अगला देखते हैं, अर्थशास्त्र में एक राजनीति शास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हण है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। पूछ देगा कि किस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास मिलता है, तो राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी लिखा किसने है? कल्हण ने लिखा है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। ठीक है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति है। इसके लेखक मनु हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम किसको कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। यह भद्रबाहु ने लिखी है। किसने लिखी है? भद्रबाहु ने लिखी है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। असम में पाए जाने वाला गिब्बन भारत का एकमात्र कपि है। भारत का एकमात्र कपि कौन सा है? गिब्बन, जो कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? देखिए ये एकदम सिलेक्टेड बात है, मतलब ये सिलेक्टेड प्रश्न है।
हम केवल प्रश्नों को ही लेकर के चले हैं, इधर उधर की बातें नहीं हैं, इसलिए इतना जल्दी जल्दी हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इन लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी, इसलिए इसको क्या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। किनको? हड़प्पा सभ्यता वालों को। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ भूमध्य सागरीय थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? लोथल को माना जाता है। लोथल किसका बंदरगाह था? सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। कौन? लोथल, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि भावात्मक यानी चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। पूछ देता है कभी कभी प्रश्नों में कि सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? चित्रात्मक भी होता है या भावात्मक, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा, उसको हम लोग क्या कर देंगे? ट्रिक लगा देंगे। सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई। सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था, यानी कि महिलाओं को तवज्जो दिया जाता था, इसलिए उसको क्या कहा गया? मातृसत्तात्मक था। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। संध्यावासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। संध्यावासी तो क्या थे? दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहाँ से? लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, सिंधुवासी बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। बत्तख जो पक्षी होता है उसको सिंधुवासी क्या करते थे? अत्यधिक पवित्र मानते थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए। काफ़ी मशहूर प्रश्न है। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं। देखिए, ये कालीबंगन से कौन कौन से मिले हैं? जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट, ये सब कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और वो उनके स्थान और वो किस नदी के किनारे हैं। ये प्रमुख स्थल हैं, ये स्थान है और ये नदी का किनारा है। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ पड़ती है? पाकिस्तान में मिल जाए, रावी नदी के किनारे। ठीक, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। चन्होदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। लोथल गुजरात में है, कहाँ? भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ पंजाब में पड़ता है, सतलुज नदी के किनारे। तो इसमें पूछ देगा कि जैसे रोपड़ कहाँ है, किस नदी के किनारे, नदी का नाम दे देगा, उसमें सतलुज नदी हमारा क्या होगा? सही होगा। सातवां क्या है? आलमगीरपुर मेरठ, मेरठ में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे। रंगपुर गुजरात में, सुखभादर नदी के किनारे। धौलावीरा गुजरात में, मनसर या मनहर नदी के किनारे। बनावली हरियाणा में है, रंगोई नदी के किनारे। सुतका गेडोर पाकिस्तान में पड़ता है, दास्क नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत क्या है? अन्नागार है। सबसे बड़ी इमारत क्या है? अन्नागार। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। इनकी मुख्य फसल क्या है? गेहूँ और जौ थी, और ये सूती एवं ऊनी वस्त्रों का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। अग्निकुंड तथा लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए क्या? कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ हैं। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल तथा चनोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। ये मोहरें स्टेलाइट धातु की बनी हुई थी।
सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और वे पशुओं में कुबड़ वाले साँड़ की पूजा किया करते थे। ये लोग सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे तथा मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलने का प्रयोग करते थे। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा के नाम से जाना जाता था। सिंधु समाज में पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थे। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग का डिजाइन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के निवास का कारण बाढ़ को माना जाता है, विनाश का कारण। सिंधु सभ्यता का जो है विनाश है किसके कारण? बाढ़ के कारण माना जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में उनका संकलन था। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व है और उत्तर वैदिक का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व कहा जाता है। तो ये टाइम पीरियड आप लोग याद रखिए क्योंकि ये कभी कभी मिलान में भी दे देता है। ठीक है, मैक्स मुलर ने बताया आर्य भारत के मध्य एशिया यानी ईरान से आए थे और भारत में सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। प्रशासन की इकाई को 5 भागों में बांटा गया था: कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। यानी प्रशासन इकाइयों को कितने भागों में बांटा गया था? 5। पहला क्या था? कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा विश्व, चौथा जन और 5वां राष्ट्र में विभक्त था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। विश्व का प्रधान विस्पति कहलाता था तथा जन के शासक को राजन कहते थे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ये स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थीं। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया था। युद्ध के लिए किसके शब्द? कौन सा शब्द? गविष्टि, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाजपति गोचर भूमि का क्या होता था? अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वैदिक समाज को वेद व्यास के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन 4 वर्णों में किसके अनुसार? ऋग्वैदिक समाज को वेद व्यास के अनुसार बांटा गया था। ठीक है, आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? मातृसत्तात्मक। और ये आर्य समाज क्या था? पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी जिसका मुखिया क्या? पिता होता था और उसे कुलप कहते थे। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थीं। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में विवाह न करने वाली महिलाओं को किस नाम से जाना जाता था? तो क्या अमाजू के नाम से जाना जाता था। आर्यों का प्रिय पेय क्या था? सोमरस था, जो आजकल सोमरस जानते ही होंगे। यह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या कितनी? 108 मानी जाती है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, प्रिय देवता इंद्र थे। प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था। किनका? आर्यों का। और देवता कौन थे? इंद्र थे। उन्हीं कपड़ों के समतुल्य तथा पेशस कढ़े हुए कपड़े कहते थे। आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम आयस कहा जाता था तथा तांबे को लोहित आयस कहा जाता था। गाय की हत्या करने वाले के लिए मृत्युदंड तथा देश से निकालने की क्या था? प्रावधान था।
ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख है, एक बार है। हाँ, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो एक बार। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। अब आ जाते हैं कहाँ, उत्तर वैदिक काल। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में उत्तर वैदिक काल को माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए। यानी कि उत्तर वैदिक में कौन से देवता, प्रजापति, और वैदिक काल में कौन से, इंद्र को। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय होने लगी। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा तथा हल रेखा को सीता कहते थे। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते बहुत ही फेमस सवाल है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत, रामायण, जबकि संस्कृत में 8 महाकाव्य हैं। महाभारत का पूरा नाम जय संहिता है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इस बात को आप लोग जान सकते हैं। महाभारत को और किस नाम से जानते हैं, जय संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है। गोत्र नामक संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। ठीक है, प्रमुख दर्शन, ये भी प्रश्न पूछता है कि किसके प्रवर्तक कौन है। इधर दर्शन दिया है, इधर प्रवर्तक। योग दर्शन के पतंजलि हैं। न्याय दर्शन गौतम ऋषि द्वारा। चरवाक दर्शन चरवाक ऋषि द्वारा। सांख्य दर्शन कपिल मुनि सबसे प्राचीन माना जाता है। पूर्व मीमांसा जैमिनी रॉय। उत्तर मीमांसा बदरायण। वैशेषिक दर्शन कणाद या उलूक के द्वारा माना जाता है। तो ये तो रहा वैदिक और उत्तर वैदिक काल से संबंधित। आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को लेकर के। देखिए, इस तरीके से इतना फ्री आपको कोई कहीं नहीं पढ़ाएगा, और वो भी इतना डिटेल में। और ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सीधे प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आएंगे यहाँ से। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।